नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं संपूर्ण जानकारी केंद्रीय विद्यालय के बारे में। जी हाँ, संपूर्ण जानकारी केंद्रीय विद्यालय के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि केंद्रीय विद्यालय में किस प्रकार अलग अलग श्रेणियों का यानी कैटेगरीज का विभाजन किया जाता है, किन किन कैटेगरीज में कौन कौन लोग आते हैं, किस कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए, दाखिला लेने के लिए बच्चों की क्या उम्र होनी चाहिए, किस तरह के विशेष प्रावधान या स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के लिए, केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और बहुत सारी जानकारी जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपनी गाइडलाइंस 2019-2020 में दी है। हम आपको आज गाइडलाइंस दिखाने जा रहे हैं जो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानें केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में। केंद्रीय विद्यालय संगठन गाइडलाइंस फॉर एडमिशंस इन केंद्रीय विद्यालय 2019-2020। इन्होंने इसे 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला है जनरल गाइडलाइंस है, दूसरा है विशेष प्रावधान, तीसरा है एडमिशन का तरीका, चौथा है फॉर्म्स और फॉर्मेट है। तो पहले में जनरल गाइडलाइंस में इन्होंने बताया है कि केंद्रीय विद्यालय, जब हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का मतलब वह होता है कि वह एम्प्लॉई जो रेगुलर एम्प्लॉई है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे नहीं है, जो रेगुलर एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, उसे तनख्वाहें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती हैं। जब हम ट्रांसफरेबल जॉब की बात करते हैं, स्थानांतरण की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि पिछले 7 सालों के स्थानांतरण के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। कम से कम पिछले 7 सालों में एक स्थानांतरण या एक ट्रांसफ़र हुआ होना चाहिए। ट्रांसफ़र में वह एम्प्लॉय को हम ट्रांसफर्ड माने जाते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जिसकी दूरी कम से कम 20 किलोमीटर होती है और वह उस जगह पे कम से कम 6 महीनों से रह रहे होते हैं। अगर किसी का ऑफिस 5 किलोमीटर की दूरी पर शिफ्ट हो गया या 4 किलोमीटर की, वह ट्रांसफ़र की श्रेणी में नहीं आएंगे। ट्रांसफ़र में वही लोग आएंगे जो कि कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर उनके ऑफिस की जगह बदली जाएगी और वह इस जगह पर कम से कम पिछले 6 महीनों से रह रहे हैं। जब हम PSU की बात करते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग की, वह ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें फाइनेंस गवर्नमेंट करती है या फिर गवर्नमेंट का शेयर 51% होता है, 51% या उससे ज़्यादा। सिंगल गर्ल चाइल्ड की जब हम बात करते हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब है माता पिता की इकलौती संतान जो कि लड़की है और उसका कोई और भाई बहन नहीं है। बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं, मैडम जी हमारा एक बेटा है एक बेटी है, क्या हम अपनी बेटी का एडमिशन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकते हैं? तो हम हमेशा यही कहते हैं, जी नहीं। सिंगल गर्ल चाइल्ड मतलब आपका एक ही बच्चा है और वह बच्चा लड़की है। उस बच्ची का ना कोई और भाई है ना ही कोई और बहन। अब प्रायोरिटीज़ आती हैं एडमिशन में, यानी कि वह लोग वह श्रेणियाँ जिन्हें दाखिले में थोड़ी प्राथमिकता मिलती है। इसकी पूरी जानकारी आपको आपके उसमें मिल जाएगी जो आप गाइडलाइंस देखेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़कर बताना चाहेंगे। केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल एंड डिफेंस। केंद्रीय विद्यालय 3 तरीके के केंद्रीय विद्यालय होते हैं। एक केंद्रीय विद्यालय जो सिविल के सेक्टर के अंडर आते हैं, एक केंद्रीय विद्यालय जो डिफेंस सेक्टर के अंडर आते हैं और कुछ केंद्रीय विद्यालय जो प्रोजेक्ट सेक्टर के अंदर होते हैं। तो पहला है जो केंद्रीय विद्यालय सिविल और डिफेंस सेक्टर के अंडर आते हैं, हम उनके प्रायोरिटीज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो ट्रांसफरेबल जॉब के हैं और नॉन ट्रांसफरेबल जॉब के हैं और वह जो रिटायर हो गए हैं उनके बच्चे। चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल दूसरा है एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट, उनके बच्चे जो वह PSUs के ऑटोनमस बॉडी के जिनके बच्चे ट्रांसफरेबल जॉब के हैं, नॉन ट्रांसफरेबल जॉब के हैं। चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वह राज्य सरकार के कर्मचारी जिनके बच्चे वह राज्य सरकार कर्मचारी जो ट्रांसफरेबल जॉब में है और नॉन ट्रांसफरेबल जॉब में है। चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर्स
इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट्स। और आखिरी है चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल्स हु आर लोकेटेड इन इंडिया ड्यू टू देयर वर्क और फॉर एनी पर्सनल रीजंस। जब हम पहली 5 कैटेगरीज की बात कर रहे हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय में प्रोजेक्ट सिविल और डिफेंस सेक्टर के अंडर आ रही हैं, उसमें हमने पहले मैं आपको बता दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में, तीसरा पहला सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, दूसरा भी PSUs के, तीसरा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, चौथा ऑटोनमस पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ के, पांचवा में वह सारे लोग जो बच जाते हैं वो 5वीं कैटेगरी में आते हैं। और केंद्रीय विद्यालय अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग। फिर हम बताएंगे चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ प्रोजेक्ट सेक्टर। जब हम ग्रैंड चिल्ड्रन की बात करते हैं, बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे के माता पिता, दादा दादी या नाना नानी सरकारी जॉब में है तो क्या उन्हें उसका फ़ायदा मिलेगा? जी नहीं, सबको, सबके पोता पोती को या नाते नातिन को इसका फ़ायदा नहीं मिल सकता। प्रोजेक्ट सेक्टर में जो होते हैं उन्हें मिल जाता है, और जो हमारे सांसद होते हैं उनके बेटी और बेटे के बच्चों को आगे मिलता है, और 1-2 और कैटेगरीज हैं। इसके अलावा सबको नहीं मिलता, बाकी सबके सिर्फ बच्चों को ही मिलता है। तो पहला है चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ प्रोजेक्ट सेक्टर। जो प्रोजेक्ट सेक्टर में है केंद्रीय विद्यालय में, उनके बच्चों को और ग्रैंड चिल्ड्रन को। चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड चिल्ड्रन, ये हम पहले बात कर चुके हैं। चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनमस बॉडी, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनमस बॉडी। और छठे कैटेगरी में आ जाते हैं वह सारे लोग जो बच गए हैं। ठीक है, तो हमने आपको जो पहला बताया था वो केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल एंड डिफेंस के बारे में बताया था, केंद्रीय विद्यालय अंडर पब्लिक सेक्टर PSUs इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। अब आ जाती है उम्र की बात। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या उम्र होनी चाहिए केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए। पहली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए 5 साल कम से कम उम्र 31 मार्च को, और अधिकतम 7 वर्ष। दूसरी कक्षा में कम से कम 6, अधिकतम 8। तीसरी कक्षा में कम से कम 7, अधिकतम 9। चौथी कक्षा में कम से कम 8, अधिकतम 10। पाँचवीं में कम से कम 9, अधिकतम 11। छठी में कम से कम 10, अधिकतम 12। सातवीं में अधिक मिनिमम यानी कम से कम 11, अधिकतम 13। आठवीं में कम से कम 12, अधिकतम 14। नौवीं में कम से कम 13, अधिकतम 15। और 10वीं में कम से कम 14, अधिकतम 16। कक्षा 11वीं में कोई एज की सीमा नहीं होती, लेकिन जिस साल बच्चे ने कक्षा 10वीं का रिजल्ट पास किया है उसी साल में ही बच्चे को 11वीं का एडमिशन लेना ही होगा। उसी प्रकार कक्षा 12वीं के लिए भी कोई एज लिमिट नहीं होती, लेकिन वही बात आती है कि जिस साल कक्षा 11वीं का रिजल्ट आया उसी साल कक्षा 12वीं में एडमिशन लिया जाए। अब बताई गई है कि कितने कक्षा में बच्चे हो सकते हैं और कौन इन चीज़ों को देखता है। आजकल जो अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियम है उसके अनुसार जो प्राचार्य होते हैं यानी प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, वह एडमिशन प्रक्रिया की उनकी देखरेख में होता है। अब कुछ रिजर्वेशन है, आरक्षण है एडमिशन में। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट जैसे कि हम जाते हैं अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5%। डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन, वह बच्चे जो दिव्यांग हैं, उन्हें 3% का RTE के तहत उन्हें एडमिशन की टोटल सीट्स में से उन्हें एडमिशन मिलता है। चिल्ड्रन एडमिशन विद KV ट्रांसफर सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग लोकल ट्रांसफ़र, हमें आपको पढ़ के बताना चाहेंगे क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं, इसका सवाल पूछते हैं। एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन विद KV TC विल बी ऑटोमेटिक इफ़ द पेरेंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रांसफ़र हुआ है तो TC ऑटोमेटिक होगा। फिर यहाँ डिफेंस पर्सोनल और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में भी जानकारी दी है, और KV ट्रांसफ़र के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। और स्टूडेंट्स ऑफ NIOS, स्टेट बोर्ड, ICSE, इन्होंने कहा है कि कक्षा 11वीं में एडमिशन मिल सकता है अगर इन स्टेट बोर्ड के बच्चों को अगर सीट अवेलेबल है। 10वीं और 12वीं के बारे में भी लिखा हुआ है कि 10वीं और 12वीं में भी अगर सीट अवेलेबल हैं तो एडमिशन मिल सकता है, लेकिन डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द रीजन डिसाइड करेंगे। और जब जिसे 10वीं में एडमिशन मिलेगा, 12वीं में एडमिशन मिलेगा, CBSE एफिलिएटेड स्कूल में होना चाहिए। और 10वीं में एडमिशन के लिए 55% एग्रीगेट कम से कम 9वीं में होने चाहिए। 12वीं में लेने के लिए 11वीं में 55% होने चाहिए। बच्चा इसके अलावा जो KVS गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल होना चाहिए, और जो बच्चे सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो KV में होने चाहिए। और अब्रॉड
मतलब जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो केवी में आके जब एडमिशन लेते हैं उनके बारे में जानकारी दी है। एडमिशन फॉर वेकेंट सीट्स के बारे में भी जानकारी दी गई है। अब स्पेशल प्रोविज़न यानी कि विशेष प्रावधान होते हैं कि प्रवेश प्रावधान में वह सारे लोग आएंगे जिन्हें एडमिशन, अगर कक्षा में 40 बच्चे पूरे हो गए हैं उसके ऊपर भी एडमिशन बच्चों को दिया जाएगा। मतलब कि अगर इन बच्चों की एप्लीकेशन आती है उन्हें एडमिशन देना ही पड़ेगा। तो ये सारे विशेष प्रावधान हैं, बहुत सारे हैं। हमने अपनी एक वीडियो में आपको इसकी जानकारी दी है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ये जो विशेष प्रावधान है, जो लोग विशेष प्रावधान यानी कि स्पेशल प्रोविज़न के अंतर्गत आते हैं, जब वे फॉर्म भरते हैं, केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म भरते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म, कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उन्हें इस कैटेगरी से संबंधित स्पेशल प्रोविज़न यानी विशेष प्रावधान संबंधित कागजात जिस केंद्रीय विद्यालय में उन्होंने अप्लाई करा है, जिस केंद्रीय विद्यालय का नाम उन्होंने फॉर्म में भरा है, उसमें जाकर देकर आने होते हैं, साथ ही साथ सबमिशन कोड के साथ। और इस बार भी जो एडमिशन प्रक्रिया होगी उसमें भी करना होगा, अगले साल जो एडमिशन प्रक्रिया होगी उसमें भी उन्हें करना होगा। तो ये बहुत बड़ा विशेष प्रावधान है जिसमें बहुत सारे डिटेल में बच्चों की जानकारी दी है, अलग अलग श्रेणियों की, कैटेगरीज की जानकारी दी है। सिर्फ इसमें एक सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी ही ऐसी कैटेगरी है जिन्हें फॉर्म को, ऑनलाइन फॉर्म, कक्षा पहले का ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद कैटेगरी संबंधित कागजात स्कूल में जाकर जमा नहीं करवाने होंगे। इसके अलावा जितने भी कैटेगरीज हैं सबको यह करना होगा। बहुत सारी हैं, हम आपको फिर से एक बार दिखाते हैं। बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन है, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैं, फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन के हैं, सरकारी कर्मचारी जिनका निधन हो गया नौकरी के दौरान, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, इन सब के जिन्हें मिला है उनके बच्चे हैं। फिर राष्ट्रपति के द्वारा एडमिशन पुरस्कार मिला उनके बच्चे हैं। जिन्होंने पहली, दूसरी या तीसरी जिन्हें स्थान प्राप्त हुआ है, पोजीशन मिली है अलग अलग तरह के स्टेट लेवल गेम्स में। और उसके अलावा बहुत सारे और प्रोविजंस हैं। माता पिता में कोई टीचर है और नेशनल अवार्ड मिला है तभी। और इसके अलावा बहुत सारे और प्रोविज़न आपको एक बार अच्छे ढंग से आप देखेंगे। डीडीए के एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं जो स्कूल डीडीए की लैंड पे बने हैं, उनके बच्चों को मिलता है। फिर आर्मी और पैरा मिलिट्री के लोग जो हैं उनके बच्चे होंगे, उन्हें भी इस प्रोविज़न में फ़ायदा मिलता है। और इसके अलावा जो बच्चे पहले से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे थे और उनके माता पिता का कहीं और ट्रांसफ़र हो गया और वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय नहीं था, उन्हें किसी और स्कूल में पढ़ना पड़ा कारणवश, और वापस वे आते हैं तो उन्हें केंद्रीय विद्यालय में सीधा एडमिशन मिलता है। ये स्पेशल प्रोविज़न है, विशेष प्रावधान। अब तरीका क्या है एडमिशन का? देखिए, केंद्रीय विद्यालय एक ऐड देगा, एडवर्टीज़मेंट देगा, और वह ऐड विज्ञापन न्यूज़पेपर में आएगा, उसमें तारीख दी होगी और उस तारीख से ऑनलाइन फॉर्म कक्षा पहले का भर सकते हैं और दूसरी से 12वीं तक का ऑफलाइन फॉर्म होता है। ऑनलाइन फॉर्म का मतलब है कि आपको कंप्यूटर पर जाएंगे, वेबसाइट खोलेंगे, फॉर्म भरेंगे और कंप्यूटर पर ही फॉर्म जमा करवा देंगे। ये ऑनलाइन तरीका होता है जिससे कक्षा पहली में एडमिशन मिलता है। और कक्षा दूसरी से 12वीं तक के एडमिशन का तरीका ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन का मतलब होता है कि आपको स्कूल से जाकर फॉर्म लेना है, फॉर्म को भरना है और जो कागजात है वो जोड़ने हैं साथ और वह स्कूल में जमा करवाने हैं। तो ऑफलाइन तरीका है। रजिस्ट्रेशन के बारे में भी लिखा है कि रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, चाहे वो ऑनलाइन करें चाहे वो ऑफलाइन करें। और रजिस्ट्रेशन के बारे में दी गई है जानकारी और कि जब आप स्कूल में जाके फॉर्म जमा करवाएंगे, ऑफलाइन करेंगे, दूसरी से 12वीं तक का अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए कागजात की। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दी गई है। कक्षा पहली के लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए वह नोटिफाइड एरिया काउंसिल का होना चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी का होना चाहिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का होना चाहिए। और यह भी बताया गया है कि फॉर अदर क्लासेस द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो पहली के अलावा बाकी क्लासेस होती हैं उसमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट में जो डेट रिकॉर्ड होती है हम उसे बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन 8वीं कक्षा तक ये छूट दी जाती है, यानी दूसरी से 8वीं तक को छूट दी जाती है कि आपसे बर्थ सर्टिफिकेट दिखाकर भी एडमिशन मिल सकता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ना दें। लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट ज़रूरी है। और जैसे हमने बात करी थी ग्रैंड चिल्ड्रन, पार्लियामेंट सांसद के जो बच्चे हैं या पौत्र पौत्री हैं या PSUs के जो हैं उन्हें रिलेशनशिप सर्टिफिकेट देना होगा। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EWS, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, BPL कार्ड, जहाँ भी उन्हें सर्टिफिकेट देने होंगे।
और अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसे अस्पताल का सर्टिफिकेट देना होगा। हाँ, प्राचार्य को यह क्या कहते हैं हम, ये पावर दी गई है कि अगर कोई बच्चा है और उसकी जो डिसेबिलिटी है, जो शारीरिक परेशानी है, अगर वह दिख रही है तो प्राचार्य चाहें तो अस्पताल के सर्टिफिकेट की मांग ना करें, इसमें छूट दे सकती हैं। लेकिन फिर भी हम आपको राय देंगे कि आप सरकारी अस्पताल का सर्टिफिकेट ज़रूर लें और वह स्कूल में एडमिशन के समय जमा करवाएं और दिखाएं। और सर्विस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की ज़रूरत होती है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, आप वोटर आईडी भी दे सकते हैं, आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं, आप एलपीजी का बिल दे सकते हैं, आप बिजली पानी का बिल दे सकते हैं, एमटीएनएल का, लेकिन ये तीनों बिल माता पिता के नाम के होने चाहिए। बहुत सारे और हैं। और अगर मान लीजिए आप अपना शहर छोड़ किसी दूसरे शहर में जाकर रहते हैं तो वहाँ पे आपका रेंट एग्रीमेंट है, वह भी आप घर के पते के रूप में दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के रूप में। साथ ही साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर आपने बच्चे का पंजीकरण करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया है और आगे फॉर्म भर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को एडमिशन मिल गया है। एडमिशन की प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरी होगी और केंद्रीय विद्यालय संगठन के हाथ में पूरी ताकत है कि वह किस बच्चे को एडमिशन देना चाहते हैं। और उन्होंने कक्षा पहली के एडमिशन के बारे में बताया है कि आरटी के बारे में जानकारी दी है कि 25% सीट्स आरटी के बच्चों के, जो बच्चे आरटी के तहत आते हैं उनके लिए आरक्षित की गई है। आरटी के बारे में पूरी जानकारी है। डिसएडवांटेज ग्रुप के बारे में बताया है, वीकर सेक्शन के बारे में बताया है। ये भी बताया कि आरटी के तहत आप अप्लाई करते हैं तो आपका, अगर आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रहते हैं, मेट्रो में रहते हैं, शहर आबादी वाले जगह में रहते हैं, तो आरटी के तहत आपका स्कूल से घर की दूरी 5 किलोमीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे अलग जगहें पहाड़ी हैं, वो हैं, तो 8 किलोमीटर तक की दूरी मान्य करी गई है। यहाँ भी बताया एडमिशन फॉर क्लास 1 आर बीइंग डन थ्रू ऑनलाइन मोड। पहली कक्षा का एडमिशन ऑनलाइन होगा, जो हम बता चुके हैं, कंप्यूटर के द्वारा फॉर्म भरेंगे। और कक्षा दूसरी से 12वीं तक आप ऑफलाइन मोड से फॉर्म भरेंगे, यानी कि स्कूल जाकर फॉर्म लेंगे और फॉर्म को भरेंगे। और दूसरी से 8वीं का एडमिशन तभी होगा अगर स्कूल में सीट खाली होंगी। अगर सीट खाली नहीं होंगी तो स्कूल वाले फॉर्म नहीं निकालेंगे। साफ शब्दों में फीस के बारे में जानकारी दी है। ये कहा गया है कि जो बच्चे आरटीई के तहत एडमिशन लेंगे उन्हें किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं देनी होगी। उन्हें टेक्स्ट बुक, नोटबुक, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट का तक का रीइंबर्समेंट होगा अगर वे प्रॉपर बिल देते हैं उन बच्चों को जो आरटीई के तहत आते हैं। और आरटीई के तहत जो सुविधाएं हैं वो 8वीं कक्षा तक उसके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी से 8वीं के बारे में जानकारी दी है। 9वीं के बारे में एक बात बताइए, बहुत महत्वपूर्ण बात एडमिशन के लिए, कि 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, बाकी किसी कक्षा के लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता। एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताया गया कि 3 घंटे का एंट्रेंस टेस्ट होता है, 100 नंबर का होगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। 33% मार्क्स आने चाहिए, 33 मार्क्स आने चाहिए 100 में से उन बच्चों को जो जनरल कैटेगरी से हैं। SC, ST और दिव्यांग बच्चों के लिए 100 में से 25 नंबर भी मान्य होंगे। उसके अलावा किसी और क्लास के लिए ना ही एंट्रेंस टेस्ट देना है और इंटरव्यू तो किसी भी क्लास में बच्चे का नहीं होता। तो केंद्रीय विद्यालय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूँगी कि किसी भी क्लास में एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू बच्चों का नहीं लेता और एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ 9वीं कक्षा का होता है। 11वीं के बारे में जानकारी दी है कि 11वीं में उन बच्चों को पहले एडमिशन दिया जाएगा केंद्रीय विद्यालय के हैं और बाद में दूसरे बच्चों को कंसिडर किया जाएगा। इस प्रकार यह पूरी नोटिफिकेशन है जिसमें संपूर्ण जानकारी दी है केंद्रीय विद्यालय के बारे में, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, केंद्रीय विद्यालय की पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी है। हम आपको नोटिफिकेशन में, हमारा मतलब है गाइडलाइंस में दी है। हम आपको यह रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे कि बच्चों का फॉर्म जमा करने से पहले ये गाइडलाइन ज़रूर पढ़ें। अगर आपने बच्चों का फॉर्म जमा कर दिया तब भी आप गाइडलाइन ज़रूर पढ़ें। इस गाइडलाइन के बारे में जानकारी होना, यह गाइडलाइन आपको संपूर्ण जानकारी देता है, पूरी जानकारी देता है केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में। और आप हमारा YouTube चैनल देखते हैं, उसके अलावा और भी YouTube चैनल देखते होंगे, न्यूज़पेपर देखते होंगे, पढ़ते होंगे, अलग अलग लोगों से बातचीत करते होंगे। सुनिए सबकी और करिए आखिरी में वही जो केंद्रीय विद्यालय संघ की गाइडलाइंस कहती हैं, जो हमने अभी आपको पढ़ के बताई हैं।
ये केंद्रीय विद्यालय संघ की वेबसाइट से आप ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से लाभ हुआ होगा और आपको इससे बहुत सारी जानकारी मिली होगी। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको और जानकारी ज़्यादा प्राप्त होगी। तो अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।